करते हैं रिकॉर्डिंग को और डिस्प्ले को करते हैं कैप्चर। ओके और ओके। अच्छा जी, 218 बैच है, तो ये 18 वाले क्यों बैच मांग रहे हैं लिंक? 221 221 और ये रहा, ठीक है, गया नहीं है अभी तक, चलेगा। अच्छा जी, लोग ऑनलाइन वाले ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अटेंडेंस लगा देंगे, ठीक है। तो अभी हम ये कर लेते हैं कि जल्दी से अपना काम खोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, गिटहब प्रोजेक्ट, जेनिस एकेडमी और बैच कौन सा है? 221। रिएक्ट जेएस का हमारा फोल्डर है, राइट क्लिक करके इसको करते हैं ओपन विद जेएस कोड स्टूडियो। लास्ट टाइम मैंने क्या काम दिया था आप लोगों को, हैं जी? निदा क्या काम? अच्छा, कॉल बैक हेल को पढ़ा था हमने, ठीक है, तो उसके वो हो गया था, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, जब भी रिएक्ट को आपने स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पास एक ही कमांड है, npm run dev, ठीक है। एंटर करेंगे इसको और आपकी जो रिएक्ट ऐप है ना, इस तरह से आकर स्टार्ट हो जाएगी। अब कुछ बच्चों को इश्यूज आते हैं रिएक्ट ऐप स्टार्ट करते वक्त, उसकी वजह ये होती है कि वो बच्चे जो है ना, जिस फोल्डर में रिएक्ट ऐप होती है उस फोल्डर में टर्मिनल को ओपन नहीं करते, ठीक है। अब क्या मसला है, अगर मैं वापस आ जाऊं और डाउनलोड ये रहा, अच्छा अगर मैं यहाँ से वापस आ जाऊँ अपने फोल्डर में, कहाँ गया हमारा डाउनलोड, और इसमें डॉक्यूमेंट्स, गिटहब और जेनिस एकेडमी और बैच 221। अच्छा जी, ये रहा जी हमारा फोल्डर, ठीक है। मैं पेरेंट फोल्डर के अंदर ही वीएस कोड स्टूडियो खोल लेती हूँ। अब क्या होगा जी हमारे साथ, यहाँ पे हम आ जाते हैं index.html, index.js, ये मैं बंद कर देती हूँ। अब मेरी रिएक्ट ऐप किस फोल्डर में पड़ी हुई है? इसके अंदर, ठीक है। अगर आप देखो तो जैसे ही मैं ये फोल्डर ओपन करती हूँ मुझे फौरन से नोड मॉड्यूल देखने को मिल जाते हैं, ऐसा ही है। तो मेरी रिएक्ट ऐप किस फोल्डर में पड़ी हुई है? रिएक्ट जेएस के अंदर। लेकिन अब अगर आप देखोगे मैं टर्मिनल खोलती हूँ, ठीक है, और आपने देखना है कि मेरा टर्मिनल कहाँ पे खुला हुआ है, किस फोल्डर में खुला हुआ है? बैच 221 में। और अगर मैं यहाँ पे npm run dev करती हूँ, मेरे पास ये आ जाएगा। वो क्या कह रहा है? कुड नॉट रीड पैकेज डॉट जेसन, उसको पैकेज डॉट जेसन की उसको बाकी फाइल जो है ना वो यहाँ पे नहीं मिल रही। वो कह रहा है कि मुझे जो है ना वो चीज़ें मिल नहीं रही, मुझे ऐप चलाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, नोड मॉड्यूल्स, पैकेज डॉट जेसन, वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई एरर आए देखने को, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एरर आता है, ये एरर मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी और किसी का रिजॉल्व भी नहीं करूँगी, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको खुद देखना है। इस तरह का एरर जब भी आपके पास आएगा, आपने तब क्या काम करना है, फौरन से अपने टर्मिनल को चेक करना है कि किस फोल्डर में खुला हुआ है, यानी जो भी एंड पे नाम लिखा हुआ है ना वही आपका टर्मिनल खुला हुआ है, उसी फोल्डर में आपने उस फोल्डर में जाना है, चेक करना है कि क्या इस फोल्डर को ओपन करें तो रिएक्ट ऐप इसके अंदर मौजूद है। आप देखो मैं बैच 221 को ओपन करती हूँ, रिएक्ट ऐप यहाँ पे पड़ी हुई है? नहीं, रिएक्ट का फोल्डर पड़ा हुआ है, रिएक्ट ऐप इसके अंदर डायरेक्ट नहीं पड़ी हुई। डायरेक्ट इसमें देखो नोड मॉड्यूल्स नजर आ रहे हैं, नहीं, तो इसके अंदर तो रिएक्ट ऐप है ही नहीं, और आप इसी को रन डेव कर रहे हो कि भाई तुम चल जाओ, गो लाइव करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे HTML की फाइल है ही नहीं, ठीक है। तो आपको जब भी ये मसला है तब आपने क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर टर्मिनल खोलना है जहाँ पे रिएक्ट ऐप है। अब उसका क्या तरीका है, उसके लिए आप करोगे CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी आप लोगों को पता है कि हम लोग फोल्डर को कहते हैं,
ठीक है, टेक्निकल टर्म में। तो आप यहाँ पे आके करेंगे cd, यानी मेरा जो फोल्डर है वो चेंज कर दो। किसमें? इसके अंदर, जिसमें भी आपका जो है वो रिएक्ट ऐप पड़े, यानी जिस भी फोल्डर को आप ओपन करो तो अंदर से फौरन आपको नोड मॉड्यूल्स या पब्लिक का फोल्डर देखने को मिल जाए। आपने उसके अंदर टर्मिनल को क्या कर देना है, खोल लेना है। तो मैं इसी फोल्डर का एग्जैक्ट यही नाम यहाँ पे लिखूंगी, react-js। ठीक है, एंटर करते हैं। अब देखो इसके अंदर टर्मिनल खुल गया। अब आप यहाँ पे आके करोगे ना npm run dev और इसको करोगे एंटर, तो ये रिएक्ट ऐप आपकी जो है ना यहाँ पे चल जाएगी। और रिएक्ट ऐप का हमेशा यही यूआरएल होता है, http 5000, कहाँ गया ये, लोकल होस्ट 5173। ठीक है, ये रहा, या 5173 या 5174, यानी ये जो एंड वाला है ना 3 4, ये चेंज होता रहता है इस बेस पर जब आप रिएक्ट ऐप जो है वो एक ही को 2-3 दफ़ा चला लेते हो। ठीक है, और अगर मैं इसको एंटर करूँगी तो ये रहेगी आपकी रिएक्ट ऐप। सही है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? कोई इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मेरे से पूछ लें। हाँ जी, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, एक आप स्क्रीन शेयर करते हो, हॉटस्पॉट ले लो, डेल के नाम से वो आ रहा है, और 128 पासवर्ड। जल्दी से ज़रा। अच्छा, हम थोड़ा सा तब तक आगे चलते हैं। हो गया? अच्छा, एक मैं VS बंद कर देती हूँ, एक को खुला रहने देती हूँ, ये रहा। ठीक है, अच्छा आप मुझे जल्दी से वो भेज दो। अच्छा जी, आ जाते हैं। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, पैकेज डॉट जेसन, नोड मॉड्यूल्स। अच्छा, अब क्या होता है जी, हमारे पास ये रिएक्ट ऐप में होता है एक पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, HTML CSS में तो नहीं था, इसमें यही था कि एक वो HTML की फाइल थी, एक CSS की फाइल थी और तीसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल थी। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है जो आपको पहले बना बनाया मिलता है, जिसको आप ना मॉडिफाई कर सकते हो, ना उसको जो है आप डिलीट कर सकते हो। अगर इन फाइल्स में से आपके पास कोई एक फाइल भी मिसिंग होती है तो आपकी रिएक्ट ऐप जो है वो नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले हमारी जो मेन फाइल होती है ना, वो होती है जी पैकेज डॉट जेसन की फाइल। अगर इस फाइल को आप देखें तो इस फाइल में है जी आपकी की सारी ऐप की इंफॉर्मेशन, यानी आपकी ऐप का नाम क्या है, react.js, यानी जो भी आपके फोल्डर का नाम होगा ये वही आपकी ऐप का नाम रखेगा। तो आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है, जितनी दफ़ा आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उतनी दफ़ा आपको ये रिएक्ट ऐप नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप हर दफ़ा सेपरेट फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर के अंदर सेपरेट npm वीट क्रिएट वीट @latest की कमांड लगाएंगे, रिएक्ट ऐप को बनाएंगे। ठीक है, और फोल्डर का नाम हमेशा वही होगा जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का नाम है mzone, तो आप फोल्डर का नाम क्या रखोगे, mzone। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का नाम लिमिटलेस है, आप फोल्डर का नाम क्या रखोगे, लिमिटलेस। ठीक है,
उसके बाद वर्जन, अगर तो आप फर्स्ट टाइम उस ऐप को डेवलप कर रहे हो तो उसका वर्जन यही होगा 0.0.0। लेकिन अगर उसका कोई सेकंड अपडेट आ रही है प्रोजेक्ट की, यानी किसी ने पहले प्रोजेक्ट आपसे बनवाया है, उसके बाद उसमें वो मज़ीद चेंजेस करवाना चाह रहा है, तो आप इस वर्जन को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये टाइप, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मौजूद है। अब क्या होगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर इंस्टॉल करोगे तो उस चीज़ का नाम, ठीक है, और उस चीज़ का वर्जन आपकी पैकेज.json की फाइल में आकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा, और अगर कभी आप लोगों से आपकी कोई मॉड्यूल, कोई चीज़ डिलीट हो जाती है जो भी आपने डाउनलोड की है उनमें से, तो आप क्या कर सकते हो, पैकेज.json की बेस पर आप उस चीज़ को दोबारा इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि उस चीज़ का नाम, उस चीज़ का वर्जन आपके पास पैकेज.json की फाइल में मौजूद है। लेकिन अगर गलती से आपकी पैकेज.json की फाइल डिलीट हो जाती है तो फिर आपकी पूरी की पूरी रिएक्ट ऐप क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, क्योंकि इस फाइल में आपकी ऐप की सारी इंफॉर्मेशन है, और अगर इंफॉर्मेशन ही डिलीट हो जाती है तो फिर इनका कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर आपको पूरी की पूरी रिएक्ट ऐप दोबारा से बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ एक आपने जहन में रखनी है। उसके बाद चलते हैं आगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इसको बंद कर दो भाई, हो गया। अच्छा, अब क्या बात है जी हमारे पास, क्योंकि हम लोग रिएक्ट जेएस, नहीं मैं बता रही हूँ फिर इसके बाद बताना। ठीक है, अच्छा रिएक्ट, हमारे पास, हम क्योंकि यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट जेएस, तो रिएक्ट जेएस में हमारे पास HTML की हम खुद से कोई भी फाइल नहीं बनाएंगे। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही HTML की फाइल होगी जो कि होगी ये, और इसके अंदर सिर्फ इतना ही कोड होगा। इसके अलावा इसमें एक लफ्ज़ का भी कोड आप अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे। और अगर आप इसका कोड देखें तो इसमें कोड है कितना, क्या है ये, डिव है और इसको एक आईडी दी हुई है रूट की। लेकिन आप देखो HTML की फाइल आपकी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक एम्प्टी डिव का टैग है। लेकिन ये आपकी ऐप फिर कहाँ बन गई, ये कहाँ से आ गई, जब HTML खाली है तो फिर ये कहाँ से आ गया, ये आया है आपका डायनेमिकली। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था HTML में डोम का, ठीक है, उसमें क्या करते थे आप, HTML के एलिमेंट्स को आईडी क्लासेस देते थे, उनको जावास्क्रिप्ट में आप गेट करते थे कुछ इस तरह से, याद आया कुछ। ठीक है, अब जो रिएक्ट है ना, ये उसी डोम की बेस पर ही बनी हुई है। ये HTML के एलिमेंट को बनाती है, सिर्फ एक ही HTML डिव को बनाती है, उसको गेट करती है, और उसके अंदर आपकी पूरी रिएक्ट ऐप जो है ना वो डायनेमिकली क्या कर देती है, रेंडर कर देती है, उसके अंदर डाल देती है। ठीक है, अब ये जो आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है, या जो भी आप रिएक्ट के ऐप्स बनाओगे अपने पास, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डायनेमिकली यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो रिएक्ट ऐप है ना वो यहाँ पे चलती है। अब ये जो थी HTML की फाइल, सिर्फ ये ऐसे ही रहती है, आप इसको कुछ, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते। हाँ, अगर आपने टाइटल चेंज करना है आप वो चेंज कर सकते हो, आपने क्या कहते हैं उसको, फैब आइकन चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, अगर आप करोगे तो ये एरर्स आएंगे आपको। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अपने नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में। नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है जी मिस, हाँ इसके बाद मैं लगा रही हूँ। ठीक है, अब नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर्स में क्या होता है कि आपके जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने डाउनलोड की हैं उन सब की जो डिटेल्स हैं, यानी जो फिजिकल अपीयरेंस है आपके, जो चीज़ें आप डाउनलोड करते हो वो कहाँ पे होती हैं, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करोगे वो कहाँ पे चले जाएगी, नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर, और नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में ही आपकी रिएक्ट की वर्किंग की पूरी लॉजिक्स पैकेजेस इंस्टॉल है। ठीक है, और अगर आप नोड मॉड्यूल्स का साइज़ देखो तो वो तकरीबन है जी आपके पास, अभी आप देखें यहाँ पे आपको आइटम्स नज़र आ रही हैं,
इस साइड पे विंडो के ऊपर 10 आइटम्स, इसको नज़र आ रही है अनीता को? आ रही है? हाँ, यहाँ पे अगर आप, मैं इसको बड़ा पता नहीं ये होगा कि नहीं, नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, गिटहब के अंदर चले जाते हैं तो आप यहाँ पे देखो 5 आइटम नहीं हो रही शो। अच्छा, बैच 221 में चले जाते हैं, रिएक्ट जेएस है आपकी, और अगर आप नोड मॉड्यूल्स के अंदर चले जाएं तो इसमें तकरीबन कितनी आइटम्स हैं? 116। ठीक है, यहाँ से स्क्रीन ट्रंकेट हुई, ये जी आ जाते हैं वापस, चल भाई छोटा हो जा, ये रहा। अब 116 आइटम है, ठीक है, और अगर आप एक एक को खोल लो तो उसके अंदर उसके फोल्डर्स, उसके अंदर उसके फोल्डर, ठीक है। तो ये सारी की सारी आप ये कह सकते हो कि रिएक्ट ऐप को चलाने में जो चीज़ सपोर्ट करती है वो आपकी क्या है? नोड मॉड्यूल। इसमें आपकी रिएक्ट की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारे जो पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हो, रिएक्ट किस तरह से वर्किंग करेगी, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपके पास इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये नोड मॉड्यूल है। अच्छा, नोड मॉड्यूल्स के अंदर आप जो चीज़ें हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ पे होती है? पैकेज माइनस log डॉट जेसन के अंदर। अगर आप इसका साइज देखो तो नोड मॉड्यूल्स का साइज भी ज़्यादा था, इसका भी साइज ज़्यादा है। इसमें तकरीबन कोई 2825 लाइनों का कोड है, ठीक है। ये 2825 लाइनों का कोड आप इस तरह से नहीं कह सकते इसको कि इसमें लॉजिक्स बनी हुई है। इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, किसकी? नोड मॉड्यूल्स की, कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन सी पैकेजेस इंस्टॉल है और उनके वेरिएंट क्या है, ठीक है। ये आप मेटा डाटा कह सकते हैं इसको, पैकेज डॉट जेसन को, पैकेज माइनस log डॉट जेसन को मेटा डाटा कह सकते हैं नोड मॉड्यूल्स का, और पैकेज डॉट जेसन को मेटा डाटा कह सकते हैं पूरी रिएक्ट ऐप का, ठीक है। तो ये इस तरह से चीज़ें जो है ना वो मिली जुली हैं और चल रही हैं। गिट इग्नोर का फोल्डर है जी, जो चीज़ें आप चाहते हैं कि गिटहब पे अपलोड ना हो उनके नाम आप यहाँ पे लिख दोगे तो ये चीज़ें आपकी गिटहब पे अपलोड नहीं होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नोड मॉड्यूल्स, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए आप क्या करते हो कि नोड मॉड्यूल्स को कभी भी गिटहब पे अपलोड नहीं करते। आप किसी भी बंदे का कोड क्लोन करोगे अपने पास, यानी गिटहब से डाउनलोड करोगे, तो उसमें भी आपके पास नोड मॉड्यूल्स नहीं होंगे। आपको सेपरेट जो है ना उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने का तरीका आसान है, आप जस्ट यहाँ पे आओगे अपने टर्मिनल में। मैं टर्मिनल स्प्लिट कर लेती हूँ, मेरी एक टैब जहाँ पे चल रही है मैं उसको दोबारा जो है ना वो तोड़ना नहीं चाह रही, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे अपने फोल्डर में और आप लिखेंगे npm इंस्टॉल। जब भी आप npm इंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो नोड मॉड्यूल्स का ये फोल्डर है वो क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर इंस्टॉल करने का कमांड, ठीक है। अच्छा, अब पब्लिक के फोल्डर में अब कुछ चीज़ें हैं जो आप कहते हो कि अच्छा पब्लिकली विजिबल हो जाए लोगों को, इससे मेरी ऐप को कोई खतरा नहीं है। अब पब्लिकली विजिबल होने का क्या मतलब है कि अगर आप यहाँ पे आ जाए, मैं व्यू पेज सोर्स करती हूँ, यानी इस पेज का जो कोड है मैं वो देखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे कितना कोड मिल रहा है? सिर्फ वही कोड जो मेरा HTML की फाइल के अंदर था, यानी इस रिएक्ट का जो कोड है, एक्चुअल जो इसका कोड है, वो मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि आपकी जो रिएक्ट का कोड है ना वो SRC के फोल्डर के अंदर है, यानी वो पब्लिकली विजिबल नहीं है। अगर आप किसी और वेबसाइट पे चले जाओ ना जो रिएक्ट पे नहीं बनी, मैं इस पे आती हूँ, उसका व्यू पे सोर्स करती हूँ, ये देखिए, अगर आप इसका कोड देखें, चल भाई, तो इसमें सारे का सारा जो इसका कोड है ना या इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास यहाँ पे आ रही है। इस पे आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रही तो हम एक दूसरी वेबसाइट खोल लेते हैं। अच्छा, अगर मैं इसका व्यू पेज सोर्स करती हूँ तो आप देखो इसकी एक एक चीज़, इसके मेटा डाटा, इसकी HTML, इसकी CSS, हर चीज़ हमें यहाँ पे व्यू पेज सोर्स में विजिबल है। और अगर आप इसी कोड को कॉपी करके अपने VS कोड स्टूडियो में लगाएंगे ना तो आपके पास ऐसी सेम एग्जैक्ट वेबसाइट जो है ना वो बन के आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो कोड है वो क्या है? सिक्योर नहीं है। लेकिन अगर आप रिएक्ट की बात करो तो रिएक्ट आपके कोड को भी क्या करती है? सिक्योर करती है।
यानी जो आपका एक्चुअल इसका कोड है वो आपको अभी तक यहाँ पे विजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये विजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपका एक सेपरेट फोल्डर में पड़ा हुआ है। और पब्लिकली अगर आप जाओ तो आपको vit.svg की फाइल यहाँ पे मिल रही होगी, और वो रही ये, ठीक है। ये यहाँ पे आपको क्यों नजर आ रही है, उसकी वजह ये है कि ये पब्लिक के फोल्डर में पड़ी हुई है। आप जो चीज़ें चाहते हैं व्यू पेज सोर्स में यूज़र को, मतलब किसी को भी मिल जाए, तो आप उनको कहाँ पे रखेंगे? पब्लिक के फोल्डर के अंदर। इसके बाद आ जाता है जी मेन फोल्डर आपका एसआरसी का। पब्लिक के फोल्डर में भी आपका कोई खास काम नहीं है, ठीक है। जो मेन काम है आपका अभी तक का, वो किस में होगा? एसआरसी के फोल्डर के अंदर। जैसे वहां पे आप बॉडी के टैग के अंदर काम करते थे, वैसे यहाँ पे आप किस में करोगे? एसआरसी के फोल्डर के अंदर। आपने अपने जितने भी फोल्डर्स बनाने हैं, जितनी भी फाइल्स बनानी है, जो कुछ भी होगा वो आपने कहाँ पे रखना है? एसआरसी के फोल्डर के अंदर। कैसे? अच्छा, अभी जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम उनको देख लेते हैं। जैसे आपके पास HTML में होती थी index.html की फाइल, जब तक HTML के साथ आपकी वेबसाइट, जो पेजेस आपने HTML के बनाए हुए हैं वो लिंक नहीं होते थे, आपके वो पेजेस वेबसाइट पे शो नहीं होते थे। ऐसा ही है, index.html एक मेन फाइल होती थी जिसके साथ आपने जितने भी पेजेस बनाए हुए हैं, चाहे वो होम का पेज है, चाहे वो अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, वो सारे के सारे पेजेस HTML की इंडेक्स फाइल के साथ लिंक होते थे, क्योंकि इंडेक्स थी आपकी मेन फाइल। ऐसा ही है, वैसा ही यहाँ पे काम है main.jsx, ठीक है। आपने जितने भी पेजेस बनाए हैं, होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट्स का, इंफॉर्मेशन का, या जितने भी आपकी वेबसाइट के पेजेस हैं, आपके वो पेजेस आपको उस वक्त ही वेबसाइट पे नज़र आएंगे जब वो मेन के साथ क्या होंगे? कनेक्ट होंगे, ठीक है। जब वो मेन के साथ क्या करेंगे? लिंक करेंगे आप उसको। तो अब मेन की जो है वो आपकी, आप ये कह सकते हो index.html की फाइल की तरह काम करेगी। इसके अंदर कोई खास काम नहीं होगा आपका, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी रिएक्ट ऐप की लॉजिक है कि किस तरह से गेट एलिमेंट को कर रहे हैं आप, और उसके अंदर आप रेंडर करवा रहे हैं अपनी पूरी रिएक्ट ऐप को। अच्छा, इसके बाद app.jsx। अब आप देखो, ये जो आपका कोड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? app.jsx के अंदर। अगर मैं थोड़ा सा इसका साइज छोटा करूँ तो ये रहा। अगर मैं वहाँ यहाँ पे आके लिखती हूँ ना 1 2 3 4, तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यानी जो आपकी रिएक्ट ऐप ये जो नज़र आ रही है वो कहाँ पे पड़ी हुई है? app.js में। और अगर आप एक और चीज़ देखो तो app.js को हमने कॉल किया हुआ है इस पर, ये रहा ऐप का नाम। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो हम वापस आ जाते हैं ना ऐप की फाइल में, तो ये मेन के साथ लिंक है, इसीलिए ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अच्छा, अगर आप कोड को देखें तो मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज का कोड है? आपको इसकी कुछ समझ लग रही है? HTML का है ये सारे का सारा, लेकिन अगर आप इसको देखें तो फिर ये किस लैंग्वेज में कोड है? जावास्क्रिप्ट में या HTML में? ये है जी आपका एक फंक्शन जो रिटर्न करता है आपको, रिटर्न का कीवर्ड हमने देखा था, जो रिटर्न करता है आपको आपकी HTML, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके फंक्शन के होंगे दो पार्ट, एक रिटर्न के कीवर्ड से पहले का पार्ट, एक रिटर्न के कीवर्ड के बाद का पार्ट। पहले वाले पार्ट के अंदर आपके पास जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितनी भी लॉजिक्स हैं आप वो लिखेंगे, यानी रिटर्न के कीवर्ड से पहले आप जावास्क्रिप्ट की लॉजिक्स को लिखेंगे, और रिटर्न के कीवर्ड के बाद आप HTML के स्ट्रक्चर को लिखेंगे, ठीक है। यानी लॉजिक्स का काम रिटर्न से पहले, और स्ट्रक्चर का काम, HTML का काम रिटर्न के कीवर्ड के बाद, ठीक है। ये इसका तरीका है। और इस फंक्शन को रिएक्ट में आकर फंक्शन नहीं आप कहेंगे, ठीक है। ये एक आपको कह सकते हैं इसको कि एक बुरा जो है ना वो तस्वुर किया जाता है कि अगर आप रिएक्ट में आकर फंक्शन का वर्ड जो है वो यूज़ करें, इसके लिए कि जिसके अंदर HTML भी हो और जावास्क्रिप्ट भी हो। आप इस फंक्शन को फंक्शन नहीं कहेंगे, आप यहाँ पे आकर क्या कहेंगे?
कंपोनेंट, ठीक है। आप इसको क्या नाम देंगे? कंपोनेंट। रिएक्ट में फंक्शंस को कहा जाता है आपका कंपोनेंट, और उसकी वजह ये है कि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है आपके नॉर्मल फंक्शन क्या करते हैं, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। अगर आपने HTML के अंदर लिखना भी है तो आप उसको पहले वेरिएबल में स्टोर करवाते हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद काम करते हो। लेकिन यहाँ पे जो आपके फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है JSX की फॉर्म में। किस फॉर्म में है? JSX का मुझे बता सकते हैं आप क्या है? जावास्क्रिप्ट, माशाल्लाह, जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। और XML की फुल फॉर्म होती है जी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल, स्पेलिंग को देख लीजिएगा, मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऐसी मार्कअप लैंग्वेज जिसको आप एक्सटेंड कर सको, जिसमें आप जो है ना, जिसको आप चेंज कर सको, ठीक है। अभी आपने एक पीछे मार्कअप लैंग्वेज पढ़ी है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब उसमें क्या था, आपको बिल्ट इन टैग्स मिलते थे, ऐसा ही है, हेडिंग का टैग, पैराग्राफ का टैग, बटन का टैग। आप सिर्फ उन डिव का टैग, आप सिर्फ उन टैग को क्या करते थे? यूज करते थे। आप उनको मॉडिफाई कर सकते थे? नहीं। जैसा है H1 का नाम ये है तो यही होगा, आप ये नहीं कर सकते थे कि कैपिटल H1 लिख देते हैं। हालांकि ये HTML आपकी केस सेंसिटिव नहीं है, इन दोनों का मतलब यही है, लेकिन अगर आप लिखने के तरीकों को देखें तो प्रेफर ये किया जाता है, आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ आप ये कह दें कि मैं H1 रख लेता हूँ, हेडिंग 1 का नाम, नहीं। जो उन्होंने बना के दे दिया है, आपने उसी को क्या करना है? यूज करना है। ये थी आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या है जी? कि आप इसमें टैग्स को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आपके टैग का नाम, आपके टैग की फंक्शनैलिटी आप खुद डिफाइन करते हो, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे आकर मेन में ये एक टैग बना हुआ है। टैग ऐसा ही था ना हमारे पास, हमने भी देखे हैं कि जो भी चीज़ हम ग्रेटर और स्मॉलर, क्या कहते हैं उसको, एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट्स के दरमियान हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? टैग कहलाती है। तो ये भी एक टैग है, लेकिन इस टैग का नाम क्या है? ऐप। इस टैग की फंक्शनैलिटी क्या है कि ये आपको इस तरह से एक UI प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें आप टैग भी खुद बनाते हो, उसकी फंक्शनैलिटी भी खुद बनाते हो, तो इसलिए आप इसको कहते हो JSX, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जिसमें आपकी HTML और आपकी जावास्क्रिप्ट इकट्ठी हो, उसको आप क्या नाम दोगे? JSX। और इसमें आप HTML के टैग के बजाय एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है ना वो यूज़ करते हो, जिसमें आप टैग्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यानी खुद बनाते ही खुद हो, और उसको मॉडिफाई भी आप खुद ही कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे जी कॉन्सेप्ट होता है आपका, HTML में थे हम लोग, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाती हूँ अबाउट के नाम से, ठीक है। अबाउट डॉट HTML नहीं था, अब आपने इसका नाम जब भी रखना है JSX रखना है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब इससे पहले आप लोगों ने जी जाना है एक्सटेंशन वाले फोल्डर में, एक्सटेंशन वाले टैब में, और यहाँ पे आप सर्च करोगे ES7, ये जी आ जाएगा आपके पास फर्स्ट नंबर पर ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स नेटिव स्निपेट्स। आपने इसको क्या कर लेना है? इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद एक नीचे भी आ रही है GraphQL वाली, आपने इसको भी क्या कर लेना है? अपने पास इंस्टॉल कर लेना। स्टाइल कंपोनेंट भी आप इंस्टॉल करना चाहो, ये एक्सटेंशंस हैं एक दो जो आपको रिएक्ट के काम करने में आसानी करेंगी, ठीक है। अच्छा, अब HTML का हमने देखा था इनिशियल स्ट्रक्चर कैसे बनता था, वो शिफ्ट 1 से, वैसे ही आपका इनिशियल स्ट्रक्चर होता है रिएक्ट के अंदर, वो कैसे बनेगा?
पहले आपने करनी है इंस्टॉल एक्सटेंशन, उसके बाद आप आकर यहाँ पे लिखेंगे RFCE, ठीक है, RAFCE, सॉरी RAFC और E। R से रिएक्ट, A से एरो, F से फंक्शन, C से कंपोनेंट और E से एक्सपोर्ट, ठीक है। ये है इसकी फुल फॉर्म। आप यहाँ पे आके RAFCE लिख के एंटर करोगे तो आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर आपके कंपोनेंट का बन के आ जाएगा। आप इसको बाद में अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बनाया है जी अबाउट का एक कंपोनेंट। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, अबाउट के बाद लोरम लिख के कोई 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखवा देती हूँ, ठीक है। ऑल्ट Z करती हूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। एक पैराग्राफ जी मेरे पास आ चुका है। अब अगला काम क्या है, अभी तक ये पैराग्राफ वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने इसको लिंक नहीं किया main.jsx के साथ। अब लिंक करने का क्या तरीका है? लिंक करने के लिए पहले हम लोग HTML में यूज़ करते थे रिलेटिव पाथ उसका, यानी डॉट स्लैश और वो फाइल का नाम, और फिर हम उसको लिंक कर देते थे। यहाँ पे लिंक करने का तरीका चेंज है। यहाँ पे आपने जब भी किसी दूसरी फाइल को अपनी फाइल के अंदर लाना है, लिंक करना है, तो आप उसके लिए कीवर्ड यूज़ करते हो इंपोर्ट का। लेकिन इंपोर्ट आप सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स को कर सकते हो जिनको पहले से किया होगा एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो कीवर्ड्स। इंपोर्ट यूज़ होगा लिंक के लिए और एक्सपोर्ट यूज़ होगा कि भाई मेरा कंपोनेंट बन चुका है, मेरा फंक्शन बन चुका है, मैं इसको एक्सपोर्ट कर देती हूँ, यानी लाइव कर देती हूँ अपनी पूरी रिएक्ट ऐप के लिए। जिस भी फाइल ने मेरे इस फंक्शन को यूज़ करना है वो इसको अपने पास इंस्टॉल करके यूज़ कर सकता है, ठीक है। समझ आ गई? यानी आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, आप उसको मार्केट में लॉन्च कर रहे हो एक्सपोर्ट करके, कि भाई जिसको भी ज़रूरत है वो मेरा प्रोडक्ट बाय कर ले और उसको अपने पास यूज़ कर ले। वैसे ही आप एक्सपोर्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि मैंने ये फंक्शन बना दिया है, ये फंक्शन ये काम करेगा, पूरी रिएक्ट ऐप में जिसको भी ज़रूरत है वो मेरे फंक्शन को अपने पास इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये है जी इस एक्सपोर्ट का मतलब। अब हम यहाँ पे आते हैं, पहले मैं इसको आपको इंपोर्ट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आएंगे, इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे इंपोर्ट, एक बनाएंगे वेरिएबल, ठीक है। उस वेरिएबल में आपकी पूरी की पूरी जो ऐप है वो आकर क्या हो जाएगी, आपका जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो आकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और फिर आपने जब भी फंक्शन को कॉल करना है तो आप क्या करेंगे, उस वेरिएबल को कॉल करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आकर वेरिएबल का नाम एग्जैक्ट वही रखूँगी जो मेरे फंक्शन का नाम है। मेरे फंक्शन का क्या नाम है, अबाउट। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम। अब मैं इसको बताऊंगी पाथ। पाथ मेरा क्या है जी, ये है मेरी अबाउट का फाइल और ये है main.jsx की फाइल, दोनों एक ही फोल्डर में है। तो पाथ क्या होगा, डॉट स्लैश भाई about.jsx। अब ये मेरा एक फाइल मेरे जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है, लिंक हो गई है। अब मैंने इसको क्या करना है, कॉल करना है। क्योंकि ये वेरिएबल है तो ये तब तक तो नहीं चलेगा जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे। तो मैं इसको कॉल करती हूँ, और कॉल करने का तरीका क्या है, आप बनाएंगे एक टैग। आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाना चाह रहे हैं आप ऐसे बना लें। अगर आप सिंगल टैग बनाना चाह रहे हैं कुछ इस तरह से, तो उसका क्या तरीका है कि जो आपका क्लोजिंग टैग है ना, आप उसको कर दें ख़त्म, और जो आपका फर्स्ट वाला टैग है इसके बाद ही आप एक स्लैश लगा दें, तो ये आपका बन जाएगा सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब मैं इसको सेव करती हूँ तो आप मेरी वेबसाइट पे चलेंगे और ये सारे का सारा वो पैराग्राफ आ गया, ये अबाउट का, और ये आगे लोडम और ये सारी चीज़ें। सही है, यहाँ तक क्लियर है, गुजर गया सर से।
अच्छा, चलो थोड़ी बहुत आ गई है, बाकी थोड़ी बहुत दोबारा देखना, थोड़ा सा सर्च करना, वो भी आ जाएगी। इंपोर्ट करने का यही तरीका है आपके पास, लेकिन एक्सपोर्ट करने के आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। कैसे, मैं पहले इसको ख़त्म करती हूँ, ये जो इतना लंबा लिख दिया है हमने। अच्छा, अबाउट एक तरीका है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट को यूज़ करने का, ठीक है। एक तरीका है आपका खाली एक्सपोर्ट के कीवर्ड को यूज़ करने का। अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में क्या होता है? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि आपकी इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, ठीक है। जो भी बंदा मेरे इस एड्रेस पे पहुंच जाएगा उसको मेरा फंक्शन आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक आपके पास दूसरी टर्म है खाली एक्सपोर्ट। उसमें क्या होता है कि आप जब फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के बनाने से पहले ही आप एक कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं अबाउट का और एक्सपोर्ट का, ठीक है। काम दोनों का ही फंक्शन को लाइव करना है ताकि पूरी रिएक्ट ऐप इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सके। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट के कीवर्ड को खाली एक्सपोर्ट को यूज़ करते हो तो इसका मतलब है कि आपकी एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उसका मतलब है कि इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट आपका मौजूद है। अच्छा, जब यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट तो उस वक्त आप जब वेरिएबल बनाते हैं, जैसे अबाउट का वेरिएबल है, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो दाऊद, पानी भेज देना, ठीक है। अच्छा, उसमें आप क्या करते हो जी, अबाउट का वेरिएबल जैसे हमने बनाया, हमने क्या किया, एग्जैक्ट वही नाम दिया जो हमारे फंक्शन का था। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हो, यानी आपकी फाइल के अंदर एक ही फंक्शन है, तो आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे अली रख देती हूँ, और अगर मैं यहाँ पे आकर अबाउट, जो आपने वेरिएबल का नाम रखा है वही आपने टैग का नाम रख देना है, अली करूँगी, तो आप देखो मेरा जो ऐप है ना वो तब भी यहाँ पे अबाउट वाला कॉल हो रहा है, ठीक है। आप ये काम इसमें कर सकते हो। लेकिन जब आप करते हो ना खाली एक्सपोर्ट को यूज, यानी मैं यहाँ पे आकर दो फंक्शन बना रही हूँ, एक अबाउट का फंक्शन है और एक क्या है, अबाउट वन का फंक्शन। मैंने इन सबके साथ क्या यूज़ किया है, एक्सपोर्ट। अब मेरी ये फाइल, यानी पाथ एक है फाइल का, लेकिन इसके अंदर फंक्शन दो हैं। तो अगर मैंने इनको लिंक करना है तो मैं कैसे करूँगी, उसका तरीका ये है कि मैं ऊपर वाले को कमिट कर देती हूँ, इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट के बाद पाथ आपका वही रहेगा, इंपोर्ट के बाद आप लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। मैंने एक बात बताई थी कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में जहाँ में भी कर्ली ब्रैकेट्स देखने को मिलेंगी उसका क्या मतलब है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या मतलब था जावास्क्रिप्ट में, एरे, और कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो अब मेरी एक ही फाइल मुझे मल्टीपल फंक्शंस दे रही है, तो मैं उनको एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे फंक्शन का नाम है ना, इसका नाम अबाउट है, तो मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट लिखूँगी अबाउट कॉम। अगला कौन सा फंक्शन है, अबाउट वन का, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, इसका भी नाम मैं चेंज कर देती हूँ अबाउट वन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, अबाउट वन, ठीक है। नीचे इंपोर्ट करने का, नीचे कॉल करने का तरीका दोनों का क्या है, सेम। आप यहाँ पे आके लिखेंगे अबाउट वन, सेव करें, ठीक है। अब वापस चलते हैं वेबसाइट पे, तो आपको दोनों ही मिलेंगे, अबाउट और अबाउट वन, ठीक है। ये दो तरीके थे आपके एक्सपोर्ट का और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का। यहाँ तक समझ आई थोड़ी बहुत, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो था हमारा अबाउट और वो, ठीक है। ज़्यादातर बेहतर यही है कि हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। आपकी रिक्वायरमेंट्स पे है, आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाह रहे हो। लेकिन तरीका मैंने बता दिया है दोनों का, अगर एक्सपोर्ट करोगे तो कैसे इंपोर्ट करोगे, और अगर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करोगे तो कैसे इंपोर्ट करोगे। अब चलते हैं कंपोनेंट के स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देखिए अटेंडेंस लगाने लगे हैं हम लोग,
अटेंडेंस, हाँ नहीं नहीं जी, ऐसी बात तो नहीं है मिस जी। हाँ ये रहा जी, बैच 221 और ये रहा जी 25 है आज। यस, शाहजेब प्रेजेंट है? नहीं है जी, उसकी शादी है। अच्छा जी, मोहम्मद एहतशाम है जी ऑनलाइन। अच्छा, ये उमेर की लग गई है, हालांकि वो एब्सेंट था, तो ये एहतशाम की। अच्छा जी, कोमल भी ऑनलाइन है। शफकत रसूल नहीं आ रहे। अच्छा, नीचे कौन है? चल भाई, माहम ये भी नहीं है, मजहर ये भी नहीं है, अली हसन, अदन आप हो जी फिजिकल प्रेजेंट, ठीक है। अली नसीर नहीं है, आसमान सीर, अच्छा ये दोनों बहन भाई। शयान आप हो, अच्छा जी शयान भी प्रेजेंट है हमारे पास। मौज़म भी नहीं आ रहा, मोहम्मद हसनैन, अहमद, अली शफकत, ये सुकरात आप हो प्रेजेंट। अच्छा, मेहर अदा प्रेजेंट, नबील प्रेजेंट, निदा भी प्रेजेंट है, और उसके बाद कौन है जी? हमना, ठीक है। ऑनलाइन में आ जाती है हमारे पास कोमल, नाम नहीं लिखा हुआ कोमल का, ये रहा। अच्छा ऑनलाइन है, ठीक है। और कौन है जी? उमेर भी ऑनलाइन है हमारे पास, और एहतशाम की लगा दी है, ये रहा। होगी अटेंडेंस हमारी, चलिए आगे। अच्छा जी, कितने लोग एब्सेंट हैं? 3 4 5 6 7 8 9 और 1, 10 लोग एब्सेंट हैं, ठीक है। तो ये इनको बता दें कि अटेंडेंस का काम शुरू हो गया, और अब पहले वैसे भी अगर आप रेगुलर आते थे तो वो आपका काउंट नहीं होगा, अब काउंट होगा आपका ये, ठीक है। तो जो आगे 3 महीने आपके रह गए हैं, 3 महीने रह गए हैं, 3 महीने की अटेंडेंस की बेस पर फिर आपको सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप का बताया जाएगा, ठीक है। तो ज़रा इसको पूरा कर लें, बाद में मसला ज़रूर बनवाना है आप लोगों ने। अच्छा जी, आगे चलते हैं इस तरफ। और अभी तक देखिए आपने, मैंने एक डिव का टैग बनाया, उसमें मैंने अबाउट लिखा है, और मेरा अबाउट जो है ना वो कहाँ गया? अच्छा, अब एक चीज़, रिएक्ट ऐप में जब भी आपके पास कोई एरर आएगा आपका, तो आपको इसी तरह से शो होगा, आपकी पूरी की पूरी रिएक्ट ऐप यहाँ से खाली हो जाएगी, आपको सिर्फ एक सादा पेज नज़र आ जाएगा। अब उसके लिए क्या तरीका है? एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंस्पेक्ट में, और वही तरीका आपको जाना पड़ेगा आपको कंसोल में। वो कह रहा है कि अबाउट वन इज नॉट डिफाइंड। अगर आप एरर्स को देखो तो ये जावास्क्रिप्ट के जैसी एरर्स नहीं है, तो ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बनी हुई है ना आपकी रिएक्ट ऐप, तो इसलिए इसकी लॉजिक, इसके एरर्स, इसके कॉन्सेप्ट सारे जावास्क्रिप्ट में है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट, सारी लॉजिक, वेरिएबल्स, वेरिएबल के स्कोप और स्ट्रिंग, सब कुछ जावास्क्रिप्ट वाला ही। अब जाते हैं जी main.jsx में, लाइन नंबर 11 पे एरर है, ये रहा। हमने क्या किया जी? अबाउट वन को इधर से ख़त्म कर दिया है, ऐसा ही है। इधर से जो हमने इसको इंपोर्ट किया था हमने वो भी कमिट कर दिया, और इधर हमने इसको नीचे कॉल किया हुआ, इसलिए वो उसको फाइंड नहीं कर पा रहा, तो उसने हमें एरर दे दिया, और एरर देने के बजाय इसने मेरी पूरी ऐप को ख़त्म कर दिया था। अब एरर रिजोल्व हो गया है, तो हमारे पास ये देखने को मिल गया। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अबाउट, ठीक है। वापस चलते हैं। अब मैं अबाउट के नीचे लिखना चाह रही हूँ, अबाउट को मैं चेंज कर देती हूँ एक हेडिंग में से, ताकि थोड़ा बड़ा नजर आए, ठीक है। अब मैं इसके नीचे लिखती हूँ पैराग्राफ, पी का टैग, और लोअरम करके कोई 10 वर्ड्स। अब एक चीज़ देखो,
कि अबाउट जब तक अकेला था यानी H1 थी या डिव था, ये सही काम कर रहा था। जैसे मैंने P लगाया इसने नीचे एरर शो करवा दिया, और अगर मैं कंसोल पे चले जाऊँ तो ये एरर आ गई। अगर आप इस एरर को पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपको जो है ना वो बेहतर समझ आ जाएगा। पढ़ लें जरा इसको जल्दी से। हाँ जी, टैग का इश्यू है और उसने आगे साथ ही सोल्यूशन भी बताया हुआ है। देखते हैं इशू को क्या कह रहा है। वो कह रहा है सबसे पहले उसने बताया कि जी सी रूट से देखो वो स्टार्ट करे। सी ड्राइव के अंदर यूज़र है, यूज़र का नाम है, डॉक्यूमेंट है, फोल्डर और पूरा एड्रेस बताने के बाद उसने बताया about.js की फाइल के अंदर इशू है, ठीक है। और इशू क्या है, एडजेसेंट JSX एलिमेंट यानी जुड़े हुए HTML यानी जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हैं उनको रैप करना होता है किसी एक टैग के अंदर, ठीक है। डिड यू वांट अ JSX फ्रेगमेंट, इसने आगे आपको बताया है सोल्यूशन, क्या आप ये यूज़ करना चाहेंगे। अब वो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि भाई रिएक्ट आपने बात की थी रिटर्न के कीवर्ड की, रिटर्न आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न करवाता है। अगर आप दो चीज़ें रिटर्न करवाने की कोशिश करोगे तो ये आपको वहाँ में भी एरर देता था, यहाँ में भी एरर देगा। आप देखो H1 है, सही चल रहा है, क्योंकि अभी रिटर्न आपको रिटर्न क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक HTML का टैग, ठीक है। जैसे ही ये टैग हो जाएंगे दो, रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, खराब। अब वो आपको दे देगा यहाँ पे आकर एरर। अब इसके लिए ये एक तो ये हल है कि आप फंक्शन बनाते जाएं, कंपोनेंट्स बनाते जाएं, एक एक लाइन का कोड लिखते जाएं उसके अंदर, ठीक है। क्या ये काम आसान होगा, नहीं। हमारी तो एक HTML की जो पेज बनता है, होम का ही देख ले, 1000 से 12 लाइंस के तो टैग उसमें ही हो जाते हैं, ऐसा ही है। तो 1200 लाइंस का एक पेज का हो आपके टैग्स, 1200 फाइल्स एक की बने, 1200 दूसरे की, तो आप तो फाइल्स ही बनाते रहो, ऐसा ही है। तो फिर क्या करना है कि भाई ये जो इस तरह से आप मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको रैप कर देते हैं किसी एक पेरेंट के अंदर, यानी आप कोई डिव बना लें, इसके अंदर रख दें। अब रिटर्न क्या कर रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टैग रिटर्न, लेकिन उस टैग के आगे से आपके पास मल्टीपल चाइल्ड है, तो ये आप क्या करेगा, काम कर देगा। ये रहा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप रिलेट करें अपनी HTML के साथ, तो HTML भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टैग रिटर्न करती थी और वो था बॉडी का टैग, और फिर बॉडी के टैग के अंदर आप अपने टैग्स लिखते थे। वैसा ही यहाँ पे है, आपको HTML का टैग मिलेगा। हाँ, किनको, ठीक है, ठीक है जी, सुन लिया आप लोगों ने, ज़रा टाइम पे चले जाइएगा। अच्छा, अब क्या काम है कि आप इनको किसी डिव के अंदर रैप कर सकते हो, या जो ऑफिशियल तरीका है इसका वो आप यूज़ करें रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ये तरीका, ठीक है। और उसके बाद जो रिकमेंडेड वे है, जो यूज़ किया जाता है, जो बहुत सारे डिवेलपर्स यूज़ करते हैं, वो है ये एम्प्टी टैग। इनको कहा जाता है जी एम्प्टी टैग या रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब ये रिएक्ट फ्रेगमेंट्स क्या करती हैं, अगर आप डिव को यूज़ करते हो ना, तो वो क्या करता है, डोम के अंदर, डिव क्योंकि एक टैग है, डोम के अंदर वो क्या कर देता है, उसकी एक नई नोड बन जाती है, ठीक है। अब नोड बनती है तो उसकी वजह से उसको एग्जीक्यूट करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये खाली टैग है, ये सिर्फ एक कंटेनर ही है, तो इसको एग्जीक्यूट करने में कोई भी टाइम आपका नहीं वेस्ट होता। तो इसलिए आप क्या करते हो, हमेशा जब भी आपने कंपोनेंट बनाना है उसके अंदर रिटर्न के बाद फ़ौरन से ये काम कर लेना है, अदरवाइज़ आपको जैसे मुझे एरर आया था वैसे ही एरर देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो ये काम चल रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना वो रिएक्ट में
काम करते हो। अब इसके अंदर आप जो मर्जी लिखते जाओ, इमेजेस लगाओ, पैराग्राफ लिखो, जो भी आपने लिखना आप वो लिख सकते हैं। HTML का सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे CSS का तरीका थोड़ा सा चेंज है, यानी लिंक करने का तरीका। वही वहाँ पे आप लिंक कोलन CSS करते थे, यहाँ पे आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। क्या तरीका है जी, आपकी हर फाइल के लिए सेपरेट CSS बनती है। अगर आप देखो ये main.jsx है तो उसके लिए index.css की फाइल सेपरेट फाइल, यानी CSS का भी थोड़ा थोड़ा कोड हो। जैसे आपके पास अभी की तक क्या था, HTML और CSS की फाइल्स में एक की HTML की फाइल बनती थी, उसके ऊपर पूरे पेज का कोड, ऐसा ही है। वो इतना लंबा CSS की लिस्ट जो है वो बन जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा काम नहीं है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनेंगे, थोड़ा थोड़ा एक फाइल के अंदर कोड होगा और उसी कोड का थोड़ा थोड़ा स्टाइल होगा, ताकि आपने अगर उसको चेंज करना है तो आपको मॉडिफिकेशन जो है वो आसानी से हो जाए, आपको ढूंढना ना पड़े कि क्या कहाँ कहाँ पे मैं किया था काम। तो about.jsx बनाई है तो मैं इसी की एक फाइल बना लेती हूँ, एक कैपिटल। अब क्योंकि ये CSS है, CSS में कोई नेम की जो है ना वो नहीं है, about.css, ठीक है। मैं यहाँ पे आकर H1 को टारगेट करती हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो रेड कर दूँ, ठीक है। अब लिंक कैसे करूँगी, मैं यहाँ पे आके लिखूँगी import, सिंपल। अब मुझे CSS के लिए वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट इंपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद इसका पाथ बता देंगे ./about.css। अगर आप देखें तो CSS की फाइल में चले गए हैं, ठीक है। तो H1 के ऊपर ये रहा, इसका क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर रेड, तो ये रेड कर दिया। अब एक चीज़ देखो, आपने H1 का था about.jsx वाला, लेकिन इसने app.jsx के भी H1 का बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। क्यों? यहाँ पे आपकी जो CSS होती है ना वो होती है ग्लोबल। आप चाहे किसी एक फाइल के लिए CSS बना रहे हैं ना, अगर उस फाइल में आपने जो सिलेक्टर यूज़ किया है वो किसी दूसरी फाइल में मौजूद है, ये उसके ऊपर भी CSS को अप्लाई कर देगा। तो इसलिए आपने हर सेक्शन के लिए जब भी CSS की क्लासेस देनी है, उन क्लासेस का नाम आपने कोशिश करना है कि यूनिक हो, ठीक है, कहीं और पे वो नाम यूज़ ना हो, ताकि ये मसला जो है वो हमारे पास ना आए, ठीक है। इस मसले को ख़त्म करने का भी एक तरीका है हमारे पास। एक तो ये कि यूनिक नाम हो हर क्लास का, दूसरा तरीका ये है कि हम इंटरनल इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। तो अबाउट के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट CSS में जब हम वो करते थे ना, चल भाई, एक तो ये बड़ा मसला है इसमें, कहाँ से है ये रहा, और ये रहा, ये भी किया और ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, इनलाइन CSS का तरीका, पहले हमारे पास क्या था, हम स्टाइल लिखते थे, स्टाइल के बाद काम शुरू कर देते थे। यहाँ पे आकर आप जब भी इनलाइन CSS करेंगे तो आप स्टाइल के बाद 2 दफ़ा कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, एक के अंदर दूसरी, और उसके अंदर अपनी CSS की प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। क्योंकि अगर आप सिंगल ब्रैकेट यहाँ पे लगाते हो ना, सिंगल ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या है, डायनेमिक, ठीक है, यानी जावास्क्रिप्ट की आ रही है और आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन HTML CSS क्योंकि आपकी स्टैटिक लैंग्वेज है, ये चेंज नहीं होती, तो आप इसलिए इसको बताने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो, उसके बाद अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ का नाम। मैं कलर लिख देती हूँ, कलर कोलन रेड, यानी टेक्स्ट का कलर जो है ना वो अब क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे आपने लिखना है बैकग्राउंड कलर, वो कैसे लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, बैकग्राउंड। अच्छा, पहले आप लिखते थे कुछ इस तरह से, बैकग्राउंड कलर बैक, आप पहले कुछ इस तरह से लिखते थे, ऐसा ही है। यहाँ पे आप माइनस को यूज़ नहीं कर सकते, इसने फ़ौरन से देखें आपको एरर दे दिया, तो आप माइनस को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि माइनस के बाद जो भी पहला लेटर आएगा उसको कैपिटल कर देंगे। इसको कहा जाता है आपका कैमल, ठीक है। आपकी जितनी भी माइनस वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कैमल केस। और अब आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बता दें, ग्रीन में बता देती हूँ, ठीक है, ये रहा, सही हो गया काम।
अच्छा, इसी तरह से आप जो जितने भी आपने काम करने हैं आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब कल के लिए आप लोगों का एक छोटा सा टास्क है, छोटी सी असाइनमेंट है, कोई भी ले लें। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपने जो है ना इसको अगर मैं आप लोगों को ये वाली वेबसाइट दे दूं, ये प्रैक्टिस के लिए है आप, ठीक है, इस तरह की बना लें। थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो बनाना है ना आप लोगों को, प्रैक्टिस तो करनी है ना, तो प्रैक्टिस के लिए ये इतना सा टेम्पलेट बना लीजिए। ये हाँ, सिर्फ ये सिर्फ इसलिए है कि आपको रिएक्ट के कंपोनेंट्स बनाने आ जाएं, उनको स्ट्रक्चर किस तरह से करते हैं वो आ जाए, लिंक किस तरह से करते हैं वो आ जाए, ठीक है। तो जस्ट ये इतना सा पार्ट स्टाइल करके आना ये आपके ऊपर है। एक्सटर्नल सीएसएस आपने यूज़ करनी है या इंटरनल इनलाइन यूज़ करनी है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये इतना काम है। यहाँ तक कोई चीज़ समझ में आई है तो पूछ लें। मुझे समझ में तो आई कोई नहीं, आप लोगों को गुजर गई है। अच्छा, स्टॉप